आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले वो समझना है। मैट्रिक्स एक एरेज ऑफ नंबर है। जैसे कुछ नंबर्स हम लोग लिखते हैं तो हम लोग तो जनरली 1 2 3 4 इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन कुछ एरेज ऑफ नंबर लिखते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। जैसे 1 2 3 3 4 1 एनीथिंग -1 2 7। ठीक है, तो ये क्या है, एक रो और कॉलम में ये सारे रोज हो गए, R1 R2 R3, और ये सारे कॉलम हो गए C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, इसे हम लोग 3 क्रॉस 3 कहते हैं, दिस फोर रो और इसे कॉलम। तो इस तरह से हम लोग नंबर अरेंज करते हैं। जैसे कोई भी डेटा है हमारे पास या कई इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो वैसे 3 इक्वेशन होते हैं, तो उसी तरह हम लोग उन सभी को एरेज ऑफ नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स में बहुत सारे डेटा कन्वर्ट होते हैं और यही कारण है कि मैट्रिक्स हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा नया लग रहा होगा अरेंजमेंट को लेकर नंबर्स के, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें कई बार मोर देन वन प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जैसे रो कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, कॉलम कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, तो उस तरह से हमें नंबर अरेंज करना होता है। तो सबसे पहला चीज क्या है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो रो इनटू कॉलम, अगर हम देखिए यहाँ पे लिखा है ना रो इनटू कॉलम, तो मान लीजिए कि m रोज है, R1 R2 R3 टिल Rn, एंड कॉलम कितने हैं, n कॉलम्स हैं, C1 C2 C3 टिल Cn। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n और mn। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, m क्रॉस n, जैसे 3 क्रॉस 3 है, ये हमारा ऑर्डर है, जब लास्ट में एक एग्जांपल हमने देखा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं मैट्रिक्स के। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, देखिए कोई भी चीज को अगर आप कॉलम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम पे लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3, कोई दूसरा कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम है C1, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह रो मैट्रिक्स है, आप सिंगल रो में लिख रहे हैं, चाहे कितने भी कॉलम्स हो, जैसे इसमें कई सारे, इसमें R1 R2 R3 कॉलम रोज हैं, लेकिन कॉलम एक ही है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाए। उसी तरह कितने भी कॉलम हो उससे फर्क नहीं पड़ा, रो सिर्फ एक होना चाहिए। तो जैसे 1 2 3, तो ये सिर्फ R1 है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसे कई बार ओ से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक, कैपिटल ओ। और क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एंट्रीज होते हैं, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स हो गया, या फिर 3 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 3 का, तो इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे, या जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, इन सभी को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, उसे जीरो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेफ्ट कैपिटल ए से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये या तो m क्रॉस m होगा या तो n क्रॉस n, लेकिन दोनों रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, यही है। अब समझते हैं कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 स्पेशली कैसे लिखा जाता है उसे। तो ए मैट्रिक्स है, इसका पहला, देखिए m है ना, तो पहला होगा ए आई A11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह यहाँ पे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 A31
A32 A33, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो ऐसा लिखा जाता है AIJ, ठीक है। AIJ क्या है? वो A का एलिमेंट है ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो AIJ हमारा हो गया ith रो और jth कॉलम। इसी तरह से लिखना है हम हर एक चीज को, आप रो वाइज लिखते जाइए या कॉलम वाइज, लेकिन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये हो गया एलिमेंट्स को लिखने का तरीका एक मैट्रिक्स में। स्क्वायर हो चाहे कैसा भी हो, आप उसमें लिख सकते हैं इस फॉर्म में। जैसे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2x3 का चाहिए था, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। हमें 2x2 चाहिए, तो ये अब क्या हो जाएगा, 2x2 हो गया। तो इस तरह से चेंज होता रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट यही रहेगा AIJ का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायगोनल में। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए नाम से आप एकदम क्लियर रहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा। DA मैट्रिक्स A11 A22 A23 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, कोई जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों जीरो नहीं। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। एटलीस्ट इसमें डायगोनल में से कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो, ठीक। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि सारे डायगोनल वैल्यू सेम होने चाहिए, जैसे 1 2 2 2 नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन सभी के सभी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। मीन्स A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू, सॉरी यहाँ A33 होगा, ठीक है, यहाँ पे A33। अब यूनिट मैट्रिक्स देखिए, यूनिट मैट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह हमें यूनिट मैट्रिक्स देखना होगा मैट्रिक कुछ काम में, जैसे कि सॉल्व कर रहे हैं या इन्वर्स निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, तो वहाँ यूज पड़ता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और सारे एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल के एंट्रीज में 1 लिखे हुए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और यूनिट मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल के फॉर्म में लिखा हुआ हो। कैलकुलेशन आसान होता है, बहुत बहुत आसान होता है, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं क्या क्या मैट्रिक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो है इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इससे जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए A इक्वल टू बी, तो सबसे पहला चीज है कि दोनों के ऑर्डर तो सेम होने चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकेंड चीज क्या है, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मस्ट बी सेम। तो अगर AIJ बिलोंग्स टू मैट्रिक्स A है, वो A का पार्ट है, और BIJ B मैट्रिक्स का पार्ट है, तो वो दोनों सेम होने चाहिए अपने करस्पॉन्डिंग में। ith रो jth कॉलम के जो एलिमेंट्स के एंट्रीज हैं, एलिमेंट के एंट्रीज है, और मैट्रिक्स बी में जो ith रो और jth जगह पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वैल्यू, दोनों के वैल्यू सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 7 3, ये किस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, जिसके एलिमेंट्स भी इसी ऑर्डर पे इसी तरीके से सेम 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 लिखा हुआ है। ये इसके इक्वल नहीं है कि किसी और ऑर्डर पे आपने लिख दिया, नहीं,
7 0 के इक्वल नहीं है, 0 7 के इक्वल नहीं है, बाकी 1 3 ठीक है, वो दोनों अपने सही जगह पे है, लेकिन इसमें ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए एकदम आसान है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे मैट्रिक्स ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो देखिए जिसके ऑर्डर सेम है वही ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2x2 के मैट्रिक्स को उठा लिए हैं और 3x3 से ऐड कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास A है 1 7 -1 2 और मैट्रिक्स B है 1 8 8 2, ठीक है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। हम लोग 3x3 को 2x2 के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। देन A प्लस बी इज, देखिए जो जैसा एलिमेंट है वैसा ऐड होगा, अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 1 7 + 8 -1 + 8 2 + 2, ठीक, हमें क्या मिलेगा 2 50 7 4। ये हमारा हो गया 2x2 एडिशन मैट्रिक्स का A एंड B। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ऐड करना है, कोई भी ऑर्डर का होगा, जैसे कि 2x3 का भी होगा तो 2x3 से वो ऐड हो सकता है। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, जैसे हम लोग A - B ही इसी के लिए लिखना है, तो वो हो जाएगा 1 - 1 7 - 8 -1 - 8 2 - 2। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 0 -1 -9 0 अगेन। तो ये हमारा क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। कुछ जैसे प्रॉपर्टीज हैं। एडिशन क्या है, अगर आप नंबर में भी देखें तो एडिशन कम्यूट करता है, जो सिंपल अरिथमेटिक करते हैं हम लोग, उसमें भी एडिशन हमारा कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब है a + b = b + a, ये होगा। और सब्ट्रैक्शन नहीं, a - b ≠ b - a, क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -1 की जगह +1 आ जाएगा, यहाँ -9 की जगह +9 आ जाएगा, तो वो तो कम्यूट करेगा नहीं। ठीक, बाकी सारे लॉज पॉसिबल है, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, तो वो सारे जैसे जो भी अरिथमेटिक के प्रोसेस हमारा 1 + 2 + 3 जैसे हम लोग करते हैं, 3 नंबर को ऐड करना है, 4 नंबर को ऐड करना है, वैसे मैट्रिक्स भी लाइन से ऐड हो सकता है सेम तरीके से। बस ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सीधा ऐड करते जाइए या सब्ट्रैक्ट। ठीक, ये हो गया। एक चीज और है, क्या इनवर्स ऐड करता है, एडिटिव इनवर्स। तो अगर हम लोग सिंपल इसमें देखें 1 + 0 तो हमें क्या मिलता है 1, तो इनवर्स क्या है इसका 0 इनवर्स करते -1, हमें क्या मिल रहा है 0। तो 1 में से अगर 1 को माइनस करता है तो वो 0 आ जाता है, तो ये एडिटिव इनवर्स है इसका। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है। हाँ, उसी तरह a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a होगा, और सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे कि 1 है 7 है -1 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1 -7 1 -2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, हमें ऐड करने पे पहला देखिए 1 - 1 0, 7 - 7 0, -1 + 1 0, -2 2 -2 0, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो यानी कि a और -a + b, और a + b बनकर अगर नल मैट्रिक्स हो रहा है, देन a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b और b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। नेक्स्ट है क्या ऐड करने से वो वही रहेगा एलिमेंट, जैसे कि हम लोग करते हैं ना 1 + 0, तो ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हो गया, तो इससे हमारा क्या रहता है, नंबर वही सेम का सेम रहता है 1 + 0। उसी तरह हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, नल मैट्रिक्स है। अगर हम लोग नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो 0 सारे एलिमेंट्स 0 ऐड होकर क्या मिलेगा, वापस से यही मिलेगा, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया एडिशन का। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एकदम बेसिक है, सिंपल है, एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है और ऑर्डर सेम रहना चाहिए मैट्रिसेस के। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, और ये थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा नया है तरीका, ए क्रॉस बी, और ऐसा नहीं है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन एक अच्छा इसमें क्लू देखिए कि ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स है, तो बी का जो रो होगा वो एक एक कॉलम से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल मिलेगा वो है C, और इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस l। ये जो n है और ये n सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। को लिखना होगा इट्स नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स अगर इसका कॉलम और b का रो सेम नहीं हो रहा है। और अगर देखा जाए अगर m इज नॉट इक्वल टू l और अगर हम लोग b क्रॉस a करना जाए तो क्या ये कभी मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो सेम है नहीं, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो यही है कि a क्रॉस b है, इसका मतलब नहीं कि b क्रॉस a सेम देगा, नहीं। पहली बात तो कई बार ऐसा पॉसिबल है कि b क्रॉस a मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया, हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलम और रो सेम होना जरूरी है। ठीक है, पहला का कॉलम दूसरे का रो। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं। A11 है, A12 है, A13 है, फिर यहाँ A21 है और A, देखिए तो देखिए स्क्वायर लेने से समझ में नहीं आएगा, A22 और A23। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, तो हमें तो 3 क्रॉस समथिंग चाहिए, तो 3 क्रॉस 1 रख लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, लेकिन समझ में भी आ जाएगा। तो ये हो गया 3 क्रॉस 1। तो जो फाइनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 क्रॉस 1। एक और एलिमेंट लिखते हैं, ये 3 1 होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसा होता है, जब आप फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं सी आई जे का मतलब क्या है, पहला जो आपका ये रहेगा C11, हाँ, तो ये जो रहेगा फर्स्ट रो, 1 का मतलब है ए का पूरा रो, ये पूरा R1 मीन्स A1 से डिनोट कर देते हैं, और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ A1J इंटू बी क्या हो जाएगा, आई जो भी जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है J1। तो अगर यहाँ पे देखिए A11 है तो यहाँ B11 से होगा, A12 है तो ये B21 से होगा, और फिर A13 है तो A31 से होगा। और J कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए 1 से लेके 3 तक जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से बढ़ते जाएगा, जैसे कोई भी CIJ है तो यहाँ पे I और ये J और J और यहाँ पे 1 आएगा। हाँ सर, तो इस तरह से लिखना है। ठीक, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आएगा आपका मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, तो जो पहला एंट्री होगा वो A11 B11, फिर प्लस करिए A12 प्लस B21, और फिर A13 इंटू A31। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो मल्टीप्लाई के बाद जो सी मैट्रिक्स है A इंटू बी का, वो मिला। अब हमें सेकंड चाहिए, तो देखिए हम लोग अभी फर्स्ट ही रो है सी का, सी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में ये ए है मान लीजिए, ये बी है, और हमें जो मिलेगा रिजल्टेंट वो सी है। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो का ही यूज कर रहे हैं लेकिन सेकंड कॉलम सी का है, तो फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी, देखिए हॉरिजॉन्टल जाएगा और एक वर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13
B3 2। ये आ गया हमारा सेकेंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हमें जाना है सेकेंड रो। सेकेंड रो का मतलब है कि अब ए का सेकेंड रो पिक होगा। तो पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें सेकेंड रो ए का उठाना होगा और फर्स्ट कॉलम बी का उठाना होगा। A21 B11 प्लस A22 B21 और फिर A23 B31। अब हमें क्या जाना है, चाहिए दोनों का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम भी है हमारे पास। A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। ये आ गया। अगर आप देखिएगा तो ये दोनों एलिमेंट हर जगह सेम आ रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आ जाएंगे, सभी का सेम है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमेशा सेम रहे। ओके, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। तो देखिए ये 3 हटा, ये 3 हटा, बचा क्या, इसका रो और इसका कॉलम, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसका रो उसके कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉलम और उसके रो से थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का नहीं, वो तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना है कि रो और कॉलम के ऑर्डर को मैच कराना है, किस तरह से, पहला का कॉलम सेकंड का रो। फिर जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मुझे थर्ड, मान लीजिए कि ये किसी भी ऑर्डर का है, ए और बी अभी नहीं हमें ध्यान रखना, लेकिन अगर सी है, सी का हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो ए का थर्ड रो बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तभी हमें सी का थर्ड रो सेकंड कॉलम मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कम्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब सारी चीज, जैसे ए है बी प्लस सी है, तो आप इसमें को लिख सकते हैं ए बी ए सी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हो सके कभी कभी इक्वल हो जाए, जैसे ए स्क्वायर है ए क्रॉस है, तो ए क्रॉस है वापस से उलट कर लिखने से तो बात तो बराबर ही कि वो ए क्रॉस ए ही रहेगा, तो इस जगह पे ऐसा नहीं कि कम्यूट करे। कुछ एक है कि जो कम्यूट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, जो कम्यूटेबल है, कम्यूटेबल मैट्रिक्स है वो। पहली बात तो स्क्वायर भी होंगे और वो कम्यूट भी करेंगे, तो कम्यूटेबल मैट्रिक्स ये हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही हमेशा कम्यूट करता है, कैसे हो सकते हैं, एक तो खुद ही अगर इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कम्यूट कर जाएगा, लेकिन इन जनरल केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लस साइन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एसोसिएट का मतलब है, तो एसोसिएट भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है तीनों, तो किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं कर सकते हैं कि आप बी क्रॉस सी कर दिए और यहाँ ए लिख दिए, ये सब गलत है, क्योंकि आपने कम्यूट कर दिया। कम्यूट करना अलाउड नहीं है अगर ये गिवन नहीं हो, स्पेसिफाइड नहीं हो कि वो कम्यूटेबल है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट्रिक्स में है ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज में करते क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस m, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं जो कि a डैश और a t से डिनोट होता है, तो a डैश और a t में हम लोग सिंपल जो रो है, जितने भी रोज हैं वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में, और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही ट्रांसपोज का मतलब है, ट्रांसपोज करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा A मैट्रिक्स n क्रॉस m है, तो A ट्रांसपोज किस तरह से दिखेगा, m क्रॉस n टाइप से दिखेगा। जो हमारे कॉलम थे वो अब रो बन चुके, और जो हमारे कॉलम रोज थे वो अब कॉलम बने और कॉलम रोज। ठीक, यही है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 7 6। ए ट्रांसपोज लेना है तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 7 6, सभी रोज कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गए, सभी कॉलम रोज में। तो ये था हमारा 3 क्रॉस 2, और अब हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जो कि ट्रांसपोज है ए का, या ए डैश के इक्वल। ठीक है, एकदम आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको रो कॉलम इंटरचेंज कर देना है।
बस ये ध्यान रहे कि कुछ ऐसा नहीं इंटरचेंज हो जाए कि आपको लगे 6,7 लिखा गया या 4,3, वो सब इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि कैसे आप प्रॉपर ट्रांसपोज ले सकें। ज़्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ देखा जाएगा इसी ठीक है। तो ट्रांसपोज में ही एक है, अगर हम लोग 80 इंटू ए करते हैं, मीन्स ए खुद ही अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए दोनों, और आई मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि A इज इक्वल टू ए डैश या AT। ट्रांसपोज लिए तो भी सेम आया। तो एक सिंपल सा अगर हम लोग को देखना है तो मान लीजिए कि A क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें ट्रांसपोज में क्या मिलेगा? A11, A21, A31, A12, A22, A32 और लास्ट में A13, A23, A33। अगर हम लोग देखें दोनों को इक्वेट करना है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि दोनों सेम है, चाहे ट्रांसपोज ले चाहे ना ले। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी सेम जगह पे हैं, वो तो बदलते ही नहीं है ट्रांसपोज में। तो बदला कौन सा? A12, A21, यानी कि Aij इज इक्वल टू Aji, ये होना चाहिए। अब j इक्वल टू आई है तो वो ऑब्वियस चीज है, लेकिन अगर j नॉट इक्वल टू आई है तो A12 अगर आप देख रहे हैं तो A12 इज इक्वल टू A21, उसी तरह A23 इज इक्वल टू A32, क्योंकि देखिए इक्वल मैट्रिक्स है तो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होने चाहिए। A13 31 से इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि रिफ्लेक्शन की तरह है वो सेम होने चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट इसी में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80। अब देखिए वापस मैं उसी में जा रहा हूं, इसी मैट्रिक्स में, कि जब हम लोग माइनस लेंगे 80 का तो A मैट्रिक्स तो यही है, अगर 80 माइनस ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस A11, माइनस A12, 21, माइनस A31, माइनस A12, माइनस A22, माइनस A32, माइनस A13, माइनस A23, माइनस A33। अगर अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी एंट्री सेम होने चाहिए, और सभी एंट्री सेम का मतलब है, देखिए डायगोनल, इस बार फिर से डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि A11 इज इक्वल टू माइनस A11। इस और क्या है? A11, इसे सिंपल सॉल्व करते हैं तो A11 क्या आया? 0। तो जितने भी AI टाइप के फॉर्म है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में। और सेकंड क्या है? देखिए A12 इक्वल टू माइनस A21 है, इसका मतलब है कि वो A21 के बराबर नहीं, उसके नेगेटिव के बराबर है। एक सिंपल मैट्रिक्स में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 है 0 है 0, डायगोनल सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ A है तो यहाँ माइनस A होगा, यहाँ B है तो यहाँ माइनस B होगा, यहाँ माइनस C है मान लीजिए तो यहाँ C होगा। एक दूसरे का नेगेटिव होगा इसके रिफ्लेक्शन में सारे एलिमेंट्स डायगोनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि A ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 0 माइनस A माइनस B, यहाँ A B 0 0, यहाँ C और माइनस C आ गया। दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन A ऑफ माइनस 80, एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ऑफ 80, तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस 0 0, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी, माइनस ऑफ ए माइनस ए, फिर 0, फिर माइनस सी, फिर माइनस बी प्लस सी 0। देखिए सेम है। अब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी गिवन मैट्रिक्स कैसा भी हो, उसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। और उससे पहले देखें कि क्यों ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कैसा भी मैट्रिक्स हो ए, अगर हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, लेकिन काफी आसान प्रॉपर्टीज है, आप देखिएगा समझ जाइएगा। अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वापस से ए मिलेगा, क्योंकि आपने पहले रो से कॉलम किया, फिर कॉलम से वापस रो में आ चुके हैं, तो ए ही मिलेगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ये अलग अलग कर सकते हैं इजिली। सेकेंड है ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ध्यान रहेगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन भी इससे कभी कभी बन सकते हैं। बी टी ए टी ऐसा दिखेगा, ये पलट जाता है ट्रांसपोज में, ठीक है। बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे। नेक्स्ट है अगर हम लोग कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, के बाहर रहेगा, ए ट्रांसपोज से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट। इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अगर हम लोग ए प्लस ए टी के फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को वापस से मीन्स ए प्लस ए टी लिखें, तो इसका ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये प्रूव करना है। तो लेट ये मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है, हमें सी ट्रांसपोज चाहिए, तो ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले दोनों को अलग अलग करिए, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए टी का ट्रांसपोज, तो ये क्या मिला ए टी, और ये हो जाएगा ए, टी और टी 2 बार ले रहे हैं तो फिर से ए आ जाएगा। अच्छा ये तो कम्यूट करता है, एडिशन कम्यूट करता है, तो इसे वापस से ए टी लिखता है जो कि सी के बराबर है। अच्छा सी ऑफ टी, सी का ट्रांसपोज सी के बराबर है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब देखना है कि कैसे किसी मैट्रिक्स, कोई भी जनरल मैट्रिक्स को कैसे स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो a माइनस ए टी अगर हम लोग लिखते हैं, डी मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं डी ऑफ टी, सो a माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज फिर से अलग अलग लिखते हैं, तो ए टी माइनस ए टी टी, तो ये a ऑफ टी हो जाएगा माइनस ए। देखिए इस बार पलट के लिखा हुआ और ये कम्प्यूट नहीं करता है सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तब हमें a माइनस ए टी मिलेगा। अच्छा ये क्या है, ये डी है, सो माइनस ऑफ डी। ये क्या बताता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई भी मैट्रिक्स a माइनस ए टी के फॉर्म में है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, a प्लस ए टी के फॉर्म में तो सिमेट्रिक होगा। तो हमें क्या लिखना है, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में लिखना है। लेट a इज रिटन एज p प्लस q, वेयर p इज सिमेट्रिक, p क्या है, सिमेट्रिक है, दैट इज p इक्वल टू p ऑफ t। और q क्या है, q है स्क्यू सिमेट्रिक, q क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू टी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे हाफ कर देते हैं और इसे भी हाफ करते हैं। देखिए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो घूम फिर के तो यही आ रहा है हमें, क्योंकि हाफ प्लस हाफ ए मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ माइनस हाफ, जीरो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो गया जीरो। नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का सम के साथ वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वो ए ही मिलेगा वापस से, तो हमें ए मिलेगा। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाफ करना भी जरूरी है, कई बार हाफ छूट जाता है, तो उसे ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि ए है 1 2 3 -7, एकदम रैंडम नंबर। अब हमें क्या करना है, a प्लस ए टी लिखना है, एकदम सिंपल, a प्लस ए टी। तो 1 2 3 -7, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 2 -7, दोनों को ऐड करिए, क्या मिल रहा है, 1 1 2 5 5 -14। आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट सेम है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब a माइनस ए टी करना है, तो इसी में हम लोग माइनस साइन इनपुट कर देते हैं,
इस जगह पे माइनस साइन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, -7 + 7 0 आ गया। और ये दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए हैं, और इसके जो अपोजिट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है जैसे ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, वो भी है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ टाइम्स क्या हो जाएगा 2 5 5 -14 प्लस हाफ ऑफ 0 -1 1 0। हमें क्या मिल रहा है 1 5/2 5/2 -7, और यहाँ पे 0 माइनस हाफ हाफ 0। आ गया आंसर। यही हमारा दो मैट्रिक्स है, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस में है एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन और इनवर्स पता करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें जो पहला चीज हमें जानना है वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज क्या है, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं जैसे एक्स वाई जेड के 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, मैट्रिसेस यूज पड़ता है उस जगह पे, कैसे हमें एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालना है। और कई बार आप देखेंगे कि नो सॉल्यूशन भी आता है। तो उसी तरह इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक आता है और वो सॉल्वेबल है। उस जगह पे इनवर्स हम लोग पता कर सकते हैं, यही एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। तो है क्या ये रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन? तो पहला चीज क्या है कि कोई भी रो R1 और R2 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिंगल मैट्रिक्स लिखा है वहां इंटरचेंज करना, नहीं। ये सारे प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ, कैसे चेंज करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर R1 का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। R1 इस तरह से R1 गोज टू R1 प्लस K टाइम्स R2 एंड K डैश टाइम्स R3, ये चेंज हो सकता है। थर्ड, आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं R1 को K टाइम्स R1। तो या तो R1 में से दूसरे रो में से और ऐड, R1 क्या है, देखिए R1 R2 R3 रो है। ठीक है, एक मैट्रिसेस में 3 रो या 3x3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। और इनवर्स हमेशा ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो ये सारे हो गए रो ऑपरेशन। उसी तरह कॉलम ऑपरेशन में हो जाएगा C1 C2 और C3 से इंटरचेंज कर सकते हैं, या C2 C3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं I नॉट इक्वल टू J। फिर वही है C I गोज टू C, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, यहाँ भी K C I K डैश C J और K डबल डैश C K भी कर सकते हैं। ठीक है, K डिफरेंट K। फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर आई है तो आप उसे आर सी आई, और सी आई है तो उसे के टाइम्स सी आई भी लिख सकते हैं। तो ये सारे कॉलम ऑपरेशन, जैसे रो ऑपरेशन कर रहे हैं वैसे ही कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में वापस आते हैं कि कैसे इन सब का यूज करना है और क्या है वो एग्जैक्टली। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर ए है और बी इक्वल टू आई आ रहा है, देन A is inverse of B and B is inverse of A। ये हो गया। अच्छा, ये तो इनवर्स और ये यूनिक होता है, ये भी ध्यान रखना है कि हमें यूनिक ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू आई आ रहा है एंड ए सी इज ऑल्सो आई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स ए बी और फिर से ए इनवर्स ए सी, ये आई हो जाएगा।
हमें क्या मिला, b इक्वल टू सी। और इक्वल मैट्रिक्स में तो पता ही है कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो ये यूनिक है, यूनिक इन नेचर। सेकेंड क्या है कि ए बी इनवर्स ले रहे हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। एग्जैक्टली ट्रांसपोज में भी हम लोग देखे थे कि ए बी ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी टी ए टी। सेम काम यहाँ भी करना है। अगर इसका प्रूफ देखना है तो देखिए ऐसे है, लेट सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ आई चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स ए बी। देखिए ए बी अलग अलग मैट्रिक्स है, ए और बी इस बार इनवर्स नहीं है, ये अलग चीज बताओ। इस टोटल का इनवर्स हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा आई टाइम्स बी। ए इनवर्स ए हट गया, आई टाइम्स बी बन गया, तो वो बी आ गया। अब हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे सी, तो ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी। क्या मिला हमें, वापस आई, तो बी इनवर्स ए इनवर्स सी हमें आई मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो ये पलट जाता है, इसका ध्यान रखना है। अगर मोर देन वन है, फॉर एग्जांपल ए बी सी है और इनका इनवर्स निकालते हैं, तो आपको दो के पेयर में करना है काम। तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी का इनवर्स ऐसे लिख देना है और ए का इनवर्स ऐसे, दो पेयर में अलग अलग कर दिया। अब इसमें पेयर में अप्लाई करिए ए इनवर्स, तो हमें ये मिलेगा। मोर देन थ्री, मोर देन फाइव आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई बार एन टाइम्स भी आता है, तो वो भी आप वन बाय वन अप्लाई करते जाइए। ठीक, तो ये हो गया इनवर्स कैसे निकालना है। तो इनवर्स प्रॉपर्टीज मीन्स इनवर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो यूनिक होता है, और जब आप कंबाइन का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो कैसे इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो ये दो चीजें। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो a इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, आई क्या, वन। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो आई इक्वल टू वन। यही कारण है कि हम लोग वहां भी इनवर्स में जब दो मैट्रिक्स इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई किए थे तो आई मिला था। जैसे टू और वन बाई टू, क्या मिलेगा, आई मिलेगा वन। तो वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए वो वही नंबर रहता है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिख दिया, ए अपर जीरो लोअर जीरो डायगोनल वन है। अब हमें क्या करना है कि इस साइड आई लिखना है, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इस तरफ हम लोग आई में बदल सकते हैं। अगर इधर हम लोगों ने आई सॉल्व करके लेते आया किसी भी तरह रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, तो यहाँ जो बचेगा, मान लीजिए कि एक न्यू मैट्रिक्स आ रहा है बी ए, तो ऑब्वियस है यूनिकनेस जो मैट्रिक्स में यूनिक होता है वो क्या है कि बी हमें बताएगा ये इनवर्स ही है। तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, वन टू थ्री फोर, एकदम सिंपल से। यहाँ भी लिखते हैं वन टू थ्री फोर, ए इक्वल टू ए होता ही है लेकिन आई के साथ लिखेंगे। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो आई इंटू ए क्या हो जाएगा, वन वन जीरो जीरो। टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी टू क्रॉस टू ही लेना है। इसे ए ही रहने दीजिए, ये वाला ए को कुछ नहीं लिखना है, एक्सपेंड करके भी नहीं लिखना है, सिंपल ए। अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन जो सही है यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे जीरो बनाते हैं, सो R2 goes to R2 minus 3R1, क्या मिलेगा। और दोनों तरफ सेम काम करना है, 1 2 3 minus 3 4 minus 2 into 3 6। यहाँ भी वही करेंगे, 1 0 0 minus 1 into 3 3 1 0 into 3 तो 0 ही रह गया। तो ए क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, देखिए 1 2 0 minus 2 1 0 minus 3 1 ए। अब हमें क्या करना है कि R1 इसे जीरो बनाते हैं, क्योंकि देखिए हमें डायगोनल एलिमेंट अदर देन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो चाहिए, तो हमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी को जीरो बनाना है, यही सबसे पहला एम है। सो R1 गोज टू R1 प्लस R2, सिंपल, 1 0 0 माइनस 2। जो इस तरफ काम किए वही यहाँ भी करना होगा हमें, 1 माइनस 3
0 + 1 -3 1 a, ये आ गया, दोनों ऐड है। अब हमें क्या करना है कि देखिए ये 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 1 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 करना है। तो R1 गोज़ टू 1/-2 R1, ये कर देते तो सीधा -2 से डिवाइड, 0/-2 तो 0 ही रह गया, ये 1 हो गया। और अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो चुका था देखिए, ये -2 हो गया था, ये 1 हो गया था, लेकिन अब -3/-2 और 1/-2 a, तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए -2 1 3/2 और -12 इंटू a, ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स क्या आएगा? देखिए इस तरफ आई है तो उस तरफ ए इनवर्स ए होना चाहिए, -2 1 3/2 -12। देखिए 2x2 थोड़ा आसान होता है, जल्दी बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 3x3 में टाइम लगता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। इनवर्स मैट्रिक्स ये रहा।